मम्मी और मेरे पापा हम तीनों रहते थे एक गांव में। तो वहाँ पे ज्यादातर लोग जो है अपर कास्ट के थे और हम लोअर कास्ट के। तो इस बात का फायदा उन्होंने उठाया और मेरे साथ 12 लड़कों ने गैंगरेप किया था। फिर मैं ये चाहती थी कि मेरे पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। उसके बाद फिर मैं 9 दिन तक बोली नहीं, क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी उस टाइम पे, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर उसके बाद जो है हिम्मत करके अपने घर वालों को बताया 9 दिन बाद। फिर उसके बाद हम सभी थाने जा रहे थे, मम्मी पापा और मैं। फिर उन्हीं लड़कों ने हमें रोक लिया, क्योंकि जो पुलिस स्टेशन था वो उन्हीं की एरिया से होकर जाना पड़ता था। उन्हीं लड़कों ने हमें रोका और जान से मारने की धमकी दी, कि बोला कि हम पॉलिटिकल स्पोर्ट है हमारे पीछे, हम जमीन जायदाद वाले हैं, हम तुम्हें गांव में नहीं रहने देंगे। हम बहुत डरे हुए थे और हमारा साथ देने वाला उस टाइम कोई नहीं था। फिर हम जो है घर वापस चले गए। उसके बाद मेरे पापा ने सुसाइड कर लिया। उसके बाद मैंने FIR दर्ज करवाई और अब तक मैं केस लड़ रही हूँ। ये 2012 9 सितंबर की घटना है और 18 सितंबर को मेरे पापा ने सुसाइड कर लिया था। अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं भी एक रजत जी की तरह, और जो ये यहाँ पे लॉयर्स बैठे हैं उनकी तरह एक लॉयर बनूं, ताकि किसी और लड़की के साथ ना हो, अगर हो तो मैं उनकी हेल्प कर सकूँ कुछ। शबनम के केस में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि शबनम के केस में पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ FIR रजिस्टर की थी, जिसमें 8 लोगों को चार्जशीट किया और 8 में से 4 लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई है। हमने हाई कोर्ट में अपील की है, जिसमें से बाकी 4 को भी सजा हो, इसलिए हमने हाई कोर्ट में अपील भी की। सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार, जय भीम। मेरा नाम विभीषण पात्र है। मैं जन जागरण सोसाइटी छत्तीसगढ़ से आया हूँ। जन जागरण सोसाइटी छत्तीसगढ़ में दलित मुद्दों पे काम करती है। अभी सभी पैनल में साथियों ने बहुत सारे घटनाओं के बारे में आप लोगों को बताया है। उसमें ज़्यादातर बलात्कार की घटनाओं के ऊपर ज़्यादा चर्चा हुई है, लेकिन दलित महिलाओं के साथ केवल बलात्कार की ही घटना नहीं होती, और भी अलग अलग तरह की हिंसा होती है उनके साथ। मानसिक हिंसा, मारपीट का हिंसा, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग तरह की होती है। जैसे कि कोई दलित महिला यदि गांव की प्रधान बन गई है, सरपंच बन गई है, तो उसको 15 अगस्त 26 जनवरी के मौके पे झंडा फहराने नहीं दिया जाता, उसको रोका जाता है, वो भी एक हिंसा है। आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दलित महिलाओं को मध्याह्न भोजन में खाना बनाने के लिए जो अवसर मिला है, लेकिन गांव में हम देखते हैं कि वहां पर भी गांव में यदि दलित महिलाएं स्कूल में भोजन बना रही है तो गैर दलित लोग उसको मना करते हैं, या तो आपके समूह को अवसर मिला है तो आप खुद मत बनाओ, कोई बनाने वाला रखो, कोई रसोईया दूसरा रखो। इस तरह से बहुत सारे केसेस हम लोग वहाँ पे फेस किए हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिला जहाँ पे मैं काम करता हूँ या मैं रहता हूँ, वो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा दलित बाहुल्य जिला है। और अभी पावर हब वहाँ की सरकार उस डिस्ट्रिक्ट को
पावर हब के रूप में डेवलप कर रही है। बहुत सारे इंडस्ट्री वहां पे आ रहे हैं, पावर प्लांट बहुत सारे आ रहे हैं। उसमें विभिन्न प्रकार के अपहरण की घटना, मारपीट की घटना, बलात्कार की घटना बहुत बड़े पैमाने पे इन घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। क्योंकि जांजगीर चांपा जिला छत्तीसगढ़ में, जांजगीर चांपा जिला ही नहीं वरन पूरा छत्तीसगढ़ में दलितों की स्थिति बहुत दयनीय है। आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी नहीं है, सामाजिक रूप से भी कमजोर है, शिक्षा में बहुत कमजोर है, स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ही खराब है। इसका सदुपयोग करते हुए गैर दलित के लोग वहाँ पे दलितों के साथ उनकी जिंदगी को मजाक के रूप में, अपना खिलौना के रूप में उपयोग करते हैं। कहीं न कहीं उनको दबाए रखने के लिए ये सारे जो इंसान उनके ऊपर होता है अलग अलग तरह से वो किए जाते हैं। एक घटना मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कैसे गैर दलित लोग दलितों को दबाए रखने के लिए क्या क्या हथकंडा अपनाते हैं। एक दलित परिवार, हमारे ब्लॉक के नजदीक का ही गाँव है, एक दलित परिवार किसी अपर कास्ट के व्यक्ति से 500 रुपया का उधार ले लेता है और वो 500 रुपये उधार देने के एवज में वो अपना खेत उसको गिरवी रख के लिख के दे देता है कि मैं इतने दिन में आपका ये 500 रुपया ब्याज सहित लौटाऊंगा करके। अब वो परिवार वो 500 रुपया का उपयोग करता है और पलायन में चल देता है। पलायन में जाता है और वापस आता है, उसका 500 रुपया ब्याज सहित दे देता है। उसके 6 महीना जो पलायन में ये जाए रहता है तो उसके आते तक ये जो गिरवी रखा रहता है उसका जमीन वो तहसीलदार से मिल के कुछ अपने नाम में उसको करा लेता है। उसके बाद अब जब वो परिवार आता है, पैसा देता है, उसके बाद जमीन की कागजात मांगता है तो बोलता है कि नहीं भाई ये तो हमने अपने नाम में करा लिया है। दुलमुल उसको जवाब देते हैं। फिर वो थाना के चक्कर लगाता है, ऐसे तैसे कोर्ट तक चल देता है और वो दलित परिवार वो केस 3 साल में जीत भी जाता है। केस जीतने के बाद जब वो पुलिस जाके वहाँ पे उनको कब्जा दिलाती है और कब्जा दिलाने के बाद वो परिवार उसमें बोना खाना शुरू करता है तो उसको दबाए रखने के लिए वो जो व्यक्ति गिरवी रखा था वो उसके साथ इसका फसल पक जाता है, बढ़िया फसल लगा लेता है और जब काटने का दिन आता है ये पूरा परिवार, दलित परिवार खेत में फसल काटने के लिए जाते हैं तो वो दबंग व्यक्ति, वो मालगुजार व्यक्ति 10 आदमी लेके जाता है और उसकी महिला के साथ बलात्कार करवाता है वही कार्यस्थल में। और 3 दिन तक वहाँ पे थाने में आके वो चिल्लाते रहता है कि हमारा FIR दर्ज करो, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं होता थाने में। वो केस हमारे पास आती है और हम लोग उसको लेके सीधा SP के पास जाते हैं, तब कहीं जाके FIR होता है और उसका मुलाजा होता है। ये कहानी में इसलिए बता रहा था कि कहीं न कहीं दलितों को दबाए रखने के लिए यदि दलित व्यक्ति के साथ दुश्मनी है तो भी उसकी महिला को वो लोग टारगेट करते हैं, खास करके अपमानित करने के लिए इस तरह बलात्कार वगैरह करके उसको दबाए रखने, उसके मनोबल को दबाए रखने के लिए, उसके स्वाभिमान को दबाए रखने के लिए प्रयास किया जाता है। तो हमने छत्तीसगढ़ में काफी अध्ययन किया कि देखा कि भाई बहुत सारे जो बलात्कार के केसेस हो रहे हैं उसमें 70 से 80% बलात्कार की जितनी भी घटना होती है उसमें 70 से 80% बलात्कार की घटना केवल दलित महिलाओं के साथ होती है। तो हमने ये बात बहुत ही महसूस किया और जब बलात्कार की घटना होती भी है तो उनको सही ढंग से न्याय नहीं मिलता, उसको जो इंसाफ मिलना चाहिए नहीं मिलता। तो हमने ये महसूस किया कि क्यों ना इसके लिए
कानूनी रूप से कुछ किया जाए। और हमने 2 साल पहले एक जनहित याचिका दायर की थी हाई कोर्ट में बिलासपुर की कि महिलाओं के साथ यदि बलात्कार की घटना होती है तो दोषी ज्यादातर बलात्कार की घटना में FIR हो जाता है, कोर्ट तक चल देता है, कोर्ट में सुनवाई के बाद वो बरी हो जाता है। इसलिए कि जो बलात्कार से पीड़ित महिला है उसका डबल ट्रिपल बलात्कार वो कोर्ट के अंदर होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे महिला जज नहीं होती, वहाँ पे महिला वकील नहीं होते, और पुरुष जो वकील होते हैं ओपन जो कोर्ट होता है वहाँ पे उनकी सुनवाई करते हैं और वो कहीं न कहीं फिर उस केस को रिपीट अपने जुबान से बताते हैं। इसलिए वो डिप्रेस्ड होके कहीं न कहीं समझौता कर देती है। बहुत सारे केसों में ये दोषी व्यक्ति को सजा नहीं मिलता। इनको लेके हमने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर किए थे कि बलात्कार की कोई भी घटना होती है, किसी के साथ भी होती है, तो उसकी जांच महिला डॉक्टर के द्वारा होना चाहिए। हर थाने में पुलिस में महिला पुलिस होना चाहिए। स्पेशल महिलाओं के केस की सुनवाई के लिए हर एक जिला में महिला न्यायालय होना चाहिए। जो वो वहाँ की उसमें हम लोगों को काफी सफलता मिली। आज छत्तीसगढ़ में सभी थानों में आपको महिला पुलिस कर्मी मिलेंगे। 18 जिलों में वहाँ महिलाओं के केस को लड़ने के लिए स्पेशल कोर्ट गठन हो गया है। और ये एक प्रोसेस हम लोग कानूनी ढंग से लड़ रहे हैं। दूसरा हमारा ये सोचना है कि हम यदि महिलाओं को संगठित करें और उनके ऊपर हो रहे हिंसा के खिलाफ यदि उनको आगे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार करें, ये सोच के हम लोगों ने वहाँ पे महिलाओं का एक संगठन भी तैयार किया है, महिला विकास संगठन करके, जो वो संगठन रोड की लड़ाई लड़ती है। यदि FIR नहीं हो रहा है किसी महिला के केस में, तो वो संगठन के लोग आते हैं, डंडा झंडा की जरूरत पड़ती है तो डंडा झंडा गड़ाते हैं। और इस तरह से ये हमारा जानकारी है। और आप लोगों ने अवसर दिया इसके लिए आप सबको धन्यवाद। मैं विनती करूंगी हमारे बिहार के HRL यूनिट से आए सविता अली को अपनी कुछ अनुभव और बातें रखनी है। थैंक यू। सभी साथियों को जय भीम। मैं मतलब कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी, सिर्फ आशा मैम जो बात कर रहे थे ऐड करेंगे कुछ। मैं अभी बोलती हूँ कि मैं बिहार की हूँ पिछले 8 महीने से, लेकिन मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ। और हम लोगों ने 2007 से दलित महिलाओं के साथ काम करना शुरू किया। सिर्फ बताएंगे कि वो 2007 से लेके जो एक हम लोगों का स्ट्रगल चल रहा था, बीच बीच में दलित महिला सरपंच के साथ काम किया। जैसे अभी सर बताए कि हमारी दलित महिलाएं कहाँ पे उनके साथ अत्याचार होता है, ये हमें देखने का जरूरत है, ना कि सिर्फ एक रेप ही है। हमारे यहाँ पे दलित महिलाओं को चेयर पे नहीं बैठने दिया जाता, वो खुद सरपंची नहीं कर सकती, वो बोल नहीं सकती। आज भी इतना बड़ा घूंघट निकाल के वो बैठती हैं और सिर्फ एक नाम मात्र सरपंच रह गया। जब उनसे बात किया गया कि आप सरपंच है, नहीं सरपंच तो वो जाट, वो यादव या फिर वो गुज्जर है, हम तो ऐसे ही हैं। उनको मतलब 5 साल लग जाते हैं ये बताने के लिए कि मैं सरपंच हूँ या मैं सही में फाइट करके यहाँ तक आई हूँ। फिर उसके बाद जब हम लोगों ने एट्रोसिटी के मुद्दे पे काम करना शुरू किया, तो मेरी लाइफ में एक ऐसी घटना आया कि आज भी सोचते थे कांप जाते हैं। एक दलित महिला जो कि रिफाइनरी टाउनशिप है, वहाँ पे सफाई का काम करती थी, उसी के मकान मालिक ने उसके ऊपर सिर्फ चोरी का इल्जाम लगाया कि मुझे शक है कि इस महिला ने चोरी किया होगा, और जाके वो पुलिस में ऐसे बोल दिया। तो वहाँ के थाने के लोग आए और उस महिला को
अरेस्ट करके मतलब पकड़ के ले गए, सिर्फ एक शक किया। और उसके साथ साथ वो जिस लेडी के साथ बैठ के बात कर रही थी अपना छत के ऊपर, उसको भी ले गया कि शायद ये भी इसकी पार्टनर है चोरी करने में। उनको 24 घंटे तक थाने के अंदर रखा और पूरा कपड़े उतार के उसके गुप्त अंगों में डंडा ऐसे दे के इतना बुरी तरह से उसके साथ मारपीट किया। और जब वहां के कुछ लोगों को पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है, उनको 4 दिन तक नजरबंद करके रखा उन्होंने उसी के घर में। वो फोन नहीं कर सकते थे, वो कहीं पे जा नहीं सकते थे। लेकिन जब 4-5 दिन के बाद लोगों को पता चला, हम लोगों को पता चला, तो वहां पे गए और उनका मेडिकल करवाने के लिए सीधा उनको पानीपत मेडिकल उसमें लेके आए हम लोग हॉस्पिटल में। उसके बाद अभी रजत जी बोले हैं कि हमारी मदद से, आशा जी की मदद से, मनीषा जी की मदद से FIR हो जाता है। एकदम गलत, हम लोगों की मदद से नहीं होता। वहां पे तो हमारे हुड्डा को फोन करना पड़ता है कि सर ये FIR आप करवा दीजिए, क्योंकि उस केस में मुझे अभी याद है कि हम लोग यहाँ पे पुनिया को फोन किए, वेरका को फोन किए, और इस केस के 10 दिन के बाद जब वेरका पानीपत में गया तब FIR वहां पे लॉन्च हुआ। तो वो बड़ा एक अजीब हादसा था कि FIR के लिए भी आपको बड़े बड़े अथॉरिटी या दिल्ली तक आना पड़ता है। दूसरा था कि जब इस केस में FIR लॉन्च हुआ तो उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल हाई कोर्ट से, चंडीगढ़ हाई कोर्ट से ले ली। 5 लोग इसमें थे, जिसमें दरोगा, SHO, इंस्पेक्टर, इस तरह के लोग थे। उसके बाद मुझे बहुत धमकियां आना शुरू हुआ, डर लगता था कभी फोन पे एक्सीडेंट हो जाएगा, कभी एकदम चलते चलते कांपते थे। तो मैं यूपी भाग गई डर के मारे कि ओ नहीं अब यहाँ नहीं रहेंगे, यूपी चले गए। फिर उस बीच में आशा से बात हुई तो आशा ने वापस बुलाया, नहीं अभी हम लोग हैं तो दोबारा से इस चीज को फाइट करेंगे। फिर वापस आए और वो 2012 जिसमें 3 महीने के अंदर हमारी दलित लड़कियों के साथ कम से कम 22 तो नंबर मेरे पास था कि 22 गैंग रेप हुआ है, जिसमें से कुछ विक्टिम्स हमारे पास आए हैं। वो सारा लिस्ट आउट मैंने खुद किया, कॉलिंग सर को मेल किया कि इस तरह से पानीपत में और डिस्ट्रिक्ट्स में ये केस हमारे पास आए। सभी के सभी 10 to 15 ईयर्स की लड़कियां थी, एकदम माइनर गर्ल। एक लड़की उनमें ऐसी थी जो 4th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट थी। दूसरा हादसा ये हुआ कि सभी लड़कियों को 2 फिंगर टेस्ट किया गया और बोला गया कि सभी लड़कियां हैबिचुअल है, तो हम लोग FIR नहीं करेंगे। कैसे हम लोग FIR कर सकते हैं? और इस चीज को आशा जी, रजत जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम लोगों को वो समय किस तरह से, वो दौर कैसे गुजरा। और जब ये निर्भया का गैंग रेप केस जब आया तो इतना हाईलाइट हो गया कि मतलब पूरा देश का मुद्दा बन गया। कभी कभी सोच में ये आता है कि हम दलित महिलाओं का मुद्दा, हमारा मुद्दा, लेकिन जब किसी और के साथ रेप होता है तो पूरे देश का मुद्दा। वो चीज आज तक भी समझ नहीं आई कि जब दलित महिलाओं की बात होती है तो सिर्फ हम 1 या 2 या फिर आशा, सिर्फ कुछ हमारी जो दलित एक्टिविस्ट है वही क्यों खड़ी रहती है, पूरे देश का मुद्दा कब बनेगा? तो एक तो ये सबसे बड़ा हमारा क्वेश्चन है। एक अभी क्रांति बोली थी कि कानून के अंदर ही सब कुछ होता है, हमारे हरियाणा में तो कानून के बाहर सब कुछ होता है, सेम खाप पंचायत। तो किस तरह से हम लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है, किस तरह से वो करना पड़ता है, एक तो ये शेयर करना था। दूसरा, जब बिहार में आए, स्टेट चेंज हुआ, मुद्दा चेंज नहीं हुआ, वहीं पे सेम दलित महिलाओं के साथ वही रेप, वही एट्रोसिटी, वही सब कुछ। फिर मैं ये सोचती थी कि शायद वो छोटी छोटी लड़कियां थी या वो बच्चियां थी या फिर वो गांव की थी इसलिए रेप हुआ, या फिर वो पढ़ी लिखी नहीं थी। लेकिन बिहार में देखे टीचर्स के साथ गैंग रेप हो रहे हैं, वहां पे प्रोफेसर के साथ गैंग रेप हो रहे हैं। तो स्टेट बदल गया, लेकिन हमारी जो दलित महिलाओं की समस्या है वो आज भी एकदम ऐसे के ऐसे, आज भी हमें एक FIR के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, एक हमें अपनी राइट्स के लिए पूरा आज भी मुझे लगता है कि स्ट्रगल करना पड़ता है। और कब तक करना पड़ेगा तो ये नहीं पता। इस बीच में जब ये सारा चीज पता चला तो मैंने LLB करना शुरू किया कि नहीं कुछ तो है, कहाँ हम कमी है कि पूरा सुबह से लेकर रात तक तो दौड़ते रहते हैं, तब भी न्याय क्यों नहीं मिल पाता। लेकिन पता चला न्याय तो अंदर मिलता है, वहां तक कैसे जाए। साथ साथ में LLB किए और फिर अच्छा मेरे लिए ये हुआ कि HRLL में ज्वाइन की, अभी 8 महीना हुआ है और कॉलिंग सर ने HRLL ने पुश करके कोर्ट में एक्टिव कर दिया। और अभी ऐसा होता है कि मेरे सीनियर्स मुझसे आर्ग्यूमेंट करवाते हैं कि आप कोर्ट में हमारा आर्ग्यूमेंट कर दीजिए। तो ये अच्छा मुझे लगता है कि मेरा अचीवमेंट मैं ये कहूंगी।
हमारे पानीपत में जो 4th स्टैंडर्ड की जो लड़की थी जिसको हैबिचुअल बोला गया था, अभी उसका जजमेंट आ गया है और 2 लोगों को 10-10 साल का सजा हुआ है और उसको कंपनसेशन मिला है। और साथ में अभी रजत ने बताया शबनम के केस में भी। तो उस 22 लड़कियों में सिर्फ 2 लड़कियों को हम देखते हैं कि जो यहाँ तक पहुँचा पाए हैं। थैंक यू इन सभी शब्दों के साथ। नमस्ते।